गुड इवनिंग बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। और न सिर्फ हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे बल्कि इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है। रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम लोग इसके अगले वीडियो में अम्ल क्षार तथा लवण और धातु और अधातु वाला चैप्टर करेंगे तो वहां भी देखेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण कैसे कैसे हैं, उसको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या दोनों चीजें एक साथ देखेंगे। तो यहां जैसे देखिए प्रश्न दे रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा इसमें किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये इस तरह से नहीं बल्कि हम लोग सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का, जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन करना है हमको, तो रिवीजन में सारी अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वह क्रियाएं जिसमें दिए हुए एक या एक से अधिक पदार्थों के रासायनिक संगठन, संरचना और उनके गुण में परिवर्तन होता है। ऐसी क्रियाओं को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाओं का ही परिणाम होता है कि रासायनिक परिवर्तन दिखते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिनके गुणधर्म, संरचना, संगठन सब नए होते हैं। अब कोई एक रासायनिक परिवर्तन जो दिखता है वो हो सकता है कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हो, या यह भी हो सकता है कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं वहां हो रही हों और उसके वजह से वहां परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसके पहले से छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आए होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भी सिर्फ रंग रूप बदलता है, ना कोई नया पदार्थ बनता है वहां और ना उसका रासायनिक संगठन बदलता है। बाकी सब गुण उसके समान होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में सब कुछ होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, ये एक बात है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं इसीलिए होती हैं कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी निकाय है, वो अस्थायित्व तो चाहता है। जैसे ये पेन यदि इसको छोड़ दें तो नीचे आके रुकेगा, नीचे जमीन पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी ऊर्जा अधिक है और नीचे उसकी ऊर्जा कम है और वहां पर वो अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भी इसी वजह से, जैसे कोई आप पढ़े होंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास अस्थायी नहीं होता है। और वो इसीलिए रिएक्शन करते हैं ताकि उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास अस्थायी हो जाए, अक्रिय गैसों जैसा अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ले वो। और इसी तरह की और भी बातें इसमें भी आती है कि वो पूरी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, वो रासायनिक संयोग करके स्टेबल है, लेकिन फिर भी उसको और स्टेबल होने की चांसेस यदि मिलती हैं तो वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद इसके विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं याद करिए आप लोग, और जब हम लोग बाकी प्रश्नों को देखेंगे तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कि कहां पे कौन सी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन
और साथ साथ हम लोगों को प्रश्नों को देखना है, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग रिवाइज करेंगे उनको। तो कौन कौन सी, एक बार जल्दी से याद कर लीजिए, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो एक होती है संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या है भाई, वियोजन या अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ कंबाइन करेंगे और एक कुछ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन यदि जले तो क्या बनाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। तो हम लोग जब प्रश्नों को रिवाइज करेंगे तो वहां पर देखेंगे। यहाँ पर बस हमको एक बार सबको, जैसा कि इसमें कहा है कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कौन कौन सी हैं, तो उनको हम लोग एक बार जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया, कोई फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इसको हीट अप करिए, एनर्जी देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, ये गैसियस फॉर्म में है। तो क्या होता है भाई इसमें, इसमें देखते हैं कि कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, वियोजित होता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कर देते हैं। और तीसरी वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो तीसरी वाली अभिक्रिया ले लीजिए आप लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ले लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या आता है, तो याद करिए क्या आएगा इसमें, तो इसमें किसी यौगिक से एक परमाणु विस्थापित होगा, और कौन सा परमाणु विस्थापित होगा, उसी के जैसा लेकिन उससे अधिक क्रियाशील परमाणु आके उसे विस्थापित करेगा। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 है और इससे, इसमें कॉपर है, जिंक, कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है। और जब आप क्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे तो वहां पे पाएंगे कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो ये जाके कॉपर को हटा के और बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर यहां से क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। CH4 है और क्लोरीन से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो उस केस में क्या हो जाता है भाई, CH3Cl और HCl, तो यहां पर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया। ये सब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, और वो कौन सी है भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और नाम उभय अपघटन। अभी जब एग्जाम्पल देंगे तो इसका नाम स्पष्ट हो जाएगा। द्विविस्थापन, दो दो विस्थापन होता है, और दो दो विस्थापन नहीं बल्कि आयनों की अदला बदली होती है। अदला बदली क्यों होती है भाई, एक्सचेंज ऑफ आयंस क्यों होता है वहां पर, तो जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, AB और CD फ्रेंड्स हैं आप लोग क्लास में। पहले आ गया A और C आ रहे थे रास्ते में, वो एक साथ मिलके आ गए, और फिर B और C रास्ते में कहीं एक साथ मिल गए, तो यहां देखेंगे इस तरह से रहेगा। लेकिन जैसे ही क्लास में आए तो वहां पर A और B एक साथ हो गए, C और D एक साथ हो गए। ऐसी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो आयन ऐसे होते हैं जो आपस में मिलके कंपाउंड बनाए रहते हैं, फिर दूसरे दो आयन मिलके एक दूसरा कंपाउंड बनाए रहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री यदि उनकी अच्छी बनती है, एक दूसरे की अपेक्षा जो दूसरे वाले हैं, फॉर एग्जांपल AC और BC बने हैं, लेकिन यदि AB और CD की केमिस्ट्री आपस में अच्छी बन रही है, तो जब इन दोनों यौगिकों को मिलाया जाएगा तो AB और CD बन गया। तो यहां भी दो यौगिक थे, यहां भी दो यौगिक थे, अंतर क्या हुआ, आयनों की अदला बदली हो गई। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक बात और आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों होती है, तो यहां फिर से बात आती है स्टेबिलिटी की। जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सोचती है कि अभी जो स्थिति है उससे ज्यादा स्टेबल स्थिति मिले, तो उसको
अपनाएंगी। तो एग्जाम्पल के लिए ये है, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं, दोनों ही पानी में घुलनशील होते हैं। ये भी एक्वस है, पानी में दोनों घुलनशील है। लेकिन जब ये अभिक्रिया होती है तो एक बन जाएगा बेरियम सल्फेट, फटाक से बनता है, और NaCl। अभी हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ रहे हैं, वो जो अलग क्वेश्चन को वो करेंगे। हमको कंसेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे उसमें। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें बेरियम सल्फेट बन गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। तो बेरियम सल्फेट क्यों बन जाता है, क्यों नहीं इसी स्टेट में रहा? तो एक्चुअली ये जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, ये इधर से ये दोनों मिलके ये बनाएंगे और ये दोनों मिलके ये बनाते हैं। लेकिन जहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, अक्सर ऐसा होता है कि उसमें एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये व्हाइट कलर का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफेद और छेप, सफेद और छेप बन जाता है इसका। तो इसमें इसका एक एक पार्ट एक क्वेश्चन है। आप एक तो उदाहरण लिख सकते हैं, जब पूछा जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और उसका एक उदाहरण दीजिए, तो ये उदाहरण लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, ये पूछा अलग से भी पूछा जाता है कि बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो सफेद रंग का और शेप होता है। अलग तरह से फिर क्वेश्चन को क्या पूछ लेता है, कहता है कि यदि ये बेरियम सल्फेट ये इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को के बीच रिएक्शन कराया जाए, तो सफेद और छेद किसका होता है, तो इसका नाम लिखना होता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन इस पे होते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को वो कर रहा था। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। और ये ये जैसा नाम दे रहा है, उष्मा शोषी, उष्मा उष्मा छेपी, ये अभिक्रियाएं तो है ही हैं। तो इन ये और एक अभिक्रिया के कई नाम भी हो सकते हैं, जैसे उष्मा शोषी क्या है भाई, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण के रूप में CaCO3, हम उष्मा शोषी की बात कर रहे थे। तो CaCO3 का भी उदाहरण दिया कि इसको यदि गर्म करें हम, तो बन जाएगा CaO प्लस CO2, ये गैस बनकर उड़ गया। तो ये अभिक्रिया इसमें उष्मा देते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा अवशोषित होती है, वो कहलाती है उष्मा अवशोषी अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा निकलती है वो कहलाती है उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ये उष्मा छेपी का क्या उदाहरण हो गया भाई, तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट, तो जितनी भी डिकम्पोजिशन वाली दहन अभिक्रियाएं हैं, जैसे कार्बन को यदि आप जलाते हैं, इसका उदाहरण बहुत आसान है, भूलिएगा नहीं, कोई भी चीज जलता है तो उष्मा देता है। तो कोई भी उदाहरण दे दीजिए, कार्बन को कोयले को जलाएंगे, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे उष्मा मिलेगी, डेल्टा से उसको दिखा सकते हैं या उष्मा वहां लिख सकते हैं। तो ये जो है उष्मा क्षेपीय विक्रिया की रिएक्शन हो गई। ये एक बार कई बार पूछा गया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके और ये बनाती हैं ट्वाइस NH3। ये आयरन और मोलिब्डिनम उत्प्रेरक होते हैं इसमें। तो ये एक बात, ये इसमें कई क्वेश्चन इस पे बनते हैं। पहली बात, ये उष्मा छेपी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है पर्याप्त मात्रा में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यदि वही वो उसमें से अमोनिया गैस को निकालते नहीं गए, तो उल्टा ये डिकम्पोज भी हो जाएगी, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी उससे बन जाएगी। इसलिए इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, जब अमोनिया बनते जाती है तो ऐसा प्रोसेस रखते हैं कि अमोनिया वहां से निकलते भी रहे। तो ये रिएक्शन हो गई। और अंत में हम लोगों को देखना है अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं भी इसमें देख लें। इसके माध्यम से हम चाह रहे थे कि इससे हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एग्जाम में कभी, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। और असल में इसके माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को थोड़े में समराइज करना चाह रहे थे। बाकी हम लोग अभी प्रश्नों के माध्यम से पूरा रिवाइज करेंगे। तो अब बच रहा है क्या, उपचयन
अपचयन। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो उसमें हम लोग देखें जरा कि उपचयन मतलब इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, यदि इससे याद रखते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। और अपचयन है रिडक्शन। तो रिडक्शन का तो कोई मीनिंग याद करना मुश्किल होगा। ऑक्सीडेशन याद करिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीडेशन कभी कभी अंतर भी आता है, मैं एक ही साथ सब कुछ देख ले रहा हूं, आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि उपचयन अपचयन क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है इसमें। और जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें उदाहरण दिखाएंगे और आप लोगों को इसका। तो दूसरा क्या इसमें होता है, हाइड्रोजन का निकलना। तीसरा कह सकते हैं धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना होता है इसमें, बढ़ना। चौथा ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का निकलना, निकलना, ये इतना काम होता है इसमें। अब अपचयन में ठीक इसके उल्टा हो जाता है भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहां पे हो गया ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना यहां हो जाता है। और हाइड्रोजन का निकलना जो है तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। धनात्मक संयोजकता यहां बढ़ रही है तो यहां धनात्मक संयोजकता घटेगी। का घटना होता है। इलेक्ट्रॉनों का निकलना तो यहां इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना हो जाता है। अरे देखिए दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली धनात्मक संयोजकता उसकी घट जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं, ये कई एक बार पूछा भी गया है उपचयन और अपचयन में अंतर, तो फटाफट कुछ मुश्किल नहीं, 2 मिनट में 4 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बस। और आगे देखते हैं हम लोग इसमें, इसके साथ ही उदाहरण देख लें, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। और उदाहरण देखेंगे वहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से संबंधित एक और बात बताएंगे। तो हम लोग पहले उदाहरण देख लें। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट निकला यहां से। तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया में क्या हो रहा है इसमें, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन जब हम लिखे थे तो देखिए एक साथ लिखे थे, आप लोगों के लिए क्या लिखे थे वहां पे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया एक साथ लिखे थे, अलग अलग नहीं लिखे थे। और उसको एक साथ हम लोग शॉर्ट में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली ये दोनों क्रियाएं अपचयन और उपचयन एक साथ चलती हैं। उदाहरण देखिए उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड है, इसको यदि कार्बन के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा जिंक और यहाँ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए भाई, कोई बात नहीं। यस, और ये जिंक और जिंक, ठीक। अब यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, पूछा जाता है ऐसी अभिक्रिया में पूछा जाता है कि यह फिर भी इसमें जब दोनों क्रियाएं हो रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। तो इसमें बहुत कुछ मुश्किल तो दिख नहीं रहा है। तो किससे ऑक्सीजन निकला है, यस जिंक, ना 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 ना, जिंक से नहीं भाई, जिंक ऑक्साइड से। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्साइड का अपचयन हो गया, ठीक है। और कार्बन का, अच्छा जिंक ऑक्साइड का अपचयन किसमें हो गया भाई, वो भी लिख दें। जिंक ऑक्साइड का अपचयन किसमें अपचयन हो गया, तो जिंक में, जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में, और कार्बन का उपचयन कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहीं पर
एक बात और जानने की जरूरत है, और वो है ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो वे रासायनिक यौगिक वो तत्व भी हो सकते हैं जो ऑक्सीकरण कराते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण हुआ वो हो जाता है ऑक्सीकारक। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ भाई? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। किसका हुआ? कार्बन का ऑक्सीकरण। और कार्बन का ऑक्सीकरण कराया किसने? किसने उसको ऑक्सीजन दिया? तो जिंक ऑक्साइड ने उसको ऑक्सीजन दिया। तो ऑक्सीकारक कौन यहां पर हो गया? जिंक ऑक्साइड। मतलब जिसका अपचयन हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीकारक हो गया, और जिसका अपचयन हुआ, उपचयन हुआ, वो रिड्यूसर हो गया, अपचायक हो गया। तो इसका जिंक ऑक्साइड बेचारे का ऑक्सीजन चुराया किसने? कार्बन ने। तो कार्बन कौन हो गया? अपचायक हो गया। तो अपचायक या अपचायक, अपचायक कौन हो गया यहां पर भाई? तो यहां पर कार्बन। कार्बन अपचायक है, जानते हैं आप लोग। तो इसके माध्यम से हम चाह रहे थे कि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए, और मैं तो वैसे सोच रहा था कि इसी के साथ पूरा क्वेश्चन भी कर लूं, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए सोच रहा हूं इसको अलग ही कर देता हूं, और रिवीजन इसके बाद वाले टॉपिक में अलग वीडियो में कर लेते हैं, और दोनों वीडियो आप लोगों के सामने होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।